नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। G20 का 15वां सम्मेलन हुआ आयोजित। पीएम ने पारदर्शिता पर आधारित एक नए वैश्विक इंडेक्स को लॉन्च करने की कही बात। भारत 2023 में करेगा G20 की मेजबानी। इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ प्रस्तावों को सामने रखा। पीके मोहंती की अध्यक्षता में बना था वर्किंग ग्रुप। बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 15 से बढ़ाकर 26% तक करने की सिफारिश। पोषण अभियान पर एक रिव्यू रिपोर्ट जारी। नीति आयोग ने तैयार की है रिपोर्ट। माँओं और बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पोषण अभियान है NNM। 2018 में फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर हुआ था लॉन्च। सेंटिनल-6 सैटेलाइट हुआ लॉन्च। महासागरों को मॉनिटर करने के मकसद से हुआ डिजाइन। समुद्र विज्ञान को और बारीकी से समझने में मिलेगी मदद। और पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिखाई जाएगी तेजी। महीने में कम से कम 2 बार बैठक करेगी EAC। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 21-22 नवंबर को G20 का 15वां सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने पारदर्शिता पर आधारित एक नए वैश्विक इंडेक्स बनाए जाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि इसमें 4 एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं। पहला, एक बड़े टैलेंट पूल का सृजन। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि तकनीक समाज के हर हिस्से तक पहुंचे। तीसरा, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता। और चौथा, पृथ्वी को ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से डील करना। वहीं इस दौरान G20 के दूसरे नेताओं ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग पॉलिसी का समर्थन किया है। G20 समिट के इस बड़े मौके पर यह घोषणा भी हुई कि भारत अब 2022 की बजाय 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा। गौरतलब है कि 2019 में ओसाका में आयोजित हुए सम्मेलन में G20 2022 की बैठक की मेजबानी भारत को मिली थी, लेकिन हालिया आपसी बातचीत के बाद इस शेड्यूल में कुछ बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि साल 2021 के लिए इटली, 2022 के लिए इंडोनेशिया, 2023 के लिए भारत और 2024 के लिए ब्राजील को G20 सम्मेलन की मेजबानी दी गई है। बीते दिनों क्रिमिनल फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसीज पर चौथी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस वर्चुअली आयोजित की गई। इसे इंटरपोल, यूरोपोल और बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस ने आयोजित किया था। यह कॉन्फ्रेंस क्रिप्टो करेंसीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग पर बने ग्रुप की एक पहल है, जिसे 2016 में गठित किया गया था। इसका मकसद फाइनेंशियल क्राइम्स के क्षेत्र में ज्ञान, विशेषज्ञता और बेहतर पद्धतियों को बढ़ावा देना था। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित अपराध, डार्क मार्केट में होने वाली गतिविधियां, रैंसमवेयर और सेक्सटॉर्शन से संबंधित मामले, वर्चुअल संपत्ति का प्रयोग करके होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो करेंसीज का प्रयोग करके ड्रग्स के लेन देन जैसे मुद्दे शामिल थे। आपको बता दें कि फाइनेंशियल क्राइम से मतलब है खास तौर पर संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराध। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन जैसे अपराध शामिल हैं। हाल ही में RBI के एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ प्रस्तावों को सामने रखा। पीके मोहंती की अध्यक्षता वाले इस समूह का गठन जून 2020 में किया गया था। इस ग्रुप ने कॉरपोरेट्स को बैंकिंग स्पेस में प्रवेश करने, बड़ी NBFCs को बैंकों में बदलने और बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 26% तक करने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि बड़े कॉरपोरेट्स और औद्योगिक घरानों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में आवश्यक संशोधन के बाद ही बैंकों के प्रमोटरों के रूप में अनुमति दी जा सकती है। हालांकि फिलहाल RBI कॉरपोरेट घरानों को व्यावसायिक बैंक स्थापित करने या चलाने की अनुमति देने के खिलाफ है। IWG ने 50,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की परिसंपत्ति वाली बड़ी NBFCs यानी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को बैंकों में बदलने की बात रखी है। इसके लिए उन्हें कुछ अन्य शर्तों जैसे बतौर NBFC परिचालन के 10 वर्षों को पूरा करना जरूरी है। इसके तहत कॉरपोरेट घरानों के स्वामित्व वाली NBFCs भी शामिल की जा सकती हैं। ग्रुप ने भुगतान बैंकों यानी पेमेंट बैंक्स को SFB यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के नियमों में भी सुधार करने की सिफारिश की है। इसके लिए भुगतान बैंक के रूप में 3 साल के अनुभव को पर्याप्त माना जा सकता है। साथ ही SFB और भुगतान बैंक को सार्वभौमिक बैंक यानी यूनिवर्सल बैंक्स बनाने की शर्त को भी रखा गया है।
इसके अलावा IWG ने नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता से जुड़े प्रावधानों में भी बदलावों को सामने रखा है। सार्वभौमिक बैंकों के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए और SFB के लिए 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए की जाने की सिफारिश की गई है। हाल ही में सरकार ने FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के लिए एक नए एकीकृत सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को 31 मार्च से शुरू करने का फैसला लिया है। DPIIT द्वारा प्रस्तावित इस एकीकृत सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से FDI स्वीकृतियां न केवल पारदर्शी बल्कि समीचीन भी होंगी। इसमें नियामकों, नीति निर्धारकों और सुगमकर्ताओं को सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिसे आवेदनकर्ता डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकेगा। दरअसल भारत में FIFP यानी विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल और राज्यों में सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे कई IT प्लेटफॉर्म्स की मौजूदगी पहले से ही है। फिर भी निवेशकों को जानकारी जुटाने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी लेने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए ही DPIIT ने एकीकृत सिंगल विंडो क्लियरेंस सेल का प्रस्ताव रखा था। यह सेल एक वन स्टॉप डिजिटल राष्ट्रीय पोर्टल होगा जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के मौजूदा क्लियरेंस सिस्टम को एकीकृत करेगा। इससे सिंगल एकीकृत आवेदन फॉर्म के जरिए ही आवेदक को एंड टू एंड सुविधा सहायता मुहैया कराई जा सकेगी। इसमें निवेश पूर्व सलाह, भूमि बैंकों से संबंधित जानकारी और केंद्रीय व राज्य स्तर पर मंजूरी की सुविधा शामिल है। आपको बता दें कि FIFP FDI निवेशकों की सुविधा के लिए भारत सरकार का ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा प्रशासित है। पिछले हफ्ते चीन ने पहली बार नेगेटिव यील्ड डेट की बिक्री की। इसकी यूरोप के निवेशकों के बीच भारी मांग देखी गई। इसकी वजह यूरोप में तुलनात्मक रूप से कम यील्ड होना माना जा रहा है। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में निवेशकों को मैच्योरिटी प्राइस खरीद कीमत की तुलना में कम मिलता है। ये बॉन्ड आमतौर पर केंद्रीय बैंकों या सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं। साथ ही निवेशक ब्याज का भुगतान करते हैं। इन बॉन्ड में निवेश दबाव और अनिश्चितता के स्थिति में बढ़ जाता है। वर्तमान में पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी का सामना कर रही है। यूरोप के विकसित बाजारों में ब्याज दर बेहद कम है। ऐसे में निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित करने के लिए इन विकल्पों को अपना रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे वक्त में जब अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं GDP में गिरावट का सामना कर रही हैं, चीन ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। 2020 की तीसरी तिमाही में चीन की GDP 4.9% की दर से बढ़ी है। बीते दिनों सरकार ने NIIF में 6000 करोड़ रुपए के इन्फ्यूजन को मंजूरी दी। इस पूंजी प्रवाह का फैसला आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत ही लिया गया है। इससे 2025 तक 1.10 लाख करोड़ रुपए की धनराशि बनेगी, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हो सकेगा। सरकार इस फंड का इन्फ्यूजन इंफ्रा डेट फंड और इंफ्रा फाइनेंस कंपनी में करेगी। NIIF ने ही एक डेट प्लेटफॉर्म की स्थापना की है, जिसमें NBFC इंफ्रा डेट फंड और NBFC इंफ्रा फाइनेंस कंपनी शामिल हैं। सरकार ने यह फैसला 111 लाख करोड़ रुपए की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की फंडिंग में सपोर्ट के मकसद से लिया है। इसके तहत सरकार पहले ही 22,000 करोड़ रुपए दे चुकी है। NIIF यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना भारत सरकार ने की थी, जो देश के इंफ्रा क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक पूंजी मुहैया कराता है। NIIF में 3 तरह के फंड्स हैं: मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। मास्टर फंड प्राथमिक तौर पर परिवहन और ऊर्जा जैसे मुख्य और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। फंड ऑफ फंड्स कुछ गतिशील क्षेत्रों जैसे जलवायु अवसंरचना, मध्यम आय और वहनीय आवास, डिजिटल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स इत्यादि में इन्वेस्ट करता है। जबकि स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जो छोटे पूंजीगत सेक्टर्स पर फोकस करता है। नीति आयोग ने पोषण अभियान पर हाल ही में एक रिव्यू रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। साथ ही एक पोषण प्लस स्ट्रेटजी लाने की जरूरत है। इसके अलावा अभियान के तहत डिलीवरी मैकेनिज्म में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों से भी निपटने की जरूरत होगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान माओ और बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पोषण अभियान है। राष्ट्रीय पोषण अभियान को 2018 में सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर लॉन्च किया गया था।
इसका मकसद बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माओं की पोषण स्थिति में सुधार करना तथा 2022 तक कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करना था। बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग को हर साल 2% तक कम करना था। साथ ही बच्चों, किशोरी लड़कियों और गर्भवती महिलाओं में होने वाले एनीमिया में हर साल 3% की कमी करने का लक्ष्य है। बीते दिनों 33वीं प्रगति मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 1.41 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। साथ ही राज्य विशेष के लिए निर्यात रणनीति तैयार करने की भी सलाह दी। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एक प्लेटफॉर्म है जहां राज्यों के मुख्य सचिव और मंत्रालयों के सचिव एक साथ आते हैं। इसका मकसद केंद्र और राज्यों के बीच अवसंरचना परियोजना के अटके हुए मुद्दों को सुलझाना है। प्रगति प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। यह एक मल्टीपर्पस एंड मल्टी मॉडल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद आम आदमी की शिकायतों का निवारण करना है। इसके अलावा इसके कार्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के अहम कार्यक्रमों की समय समय पर मॉनिटरिंग करना भी शामिल है। पिछले दिनों सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद कोविड-19 के लिए ट्रायल पर चल रहे 5 से 6 वैक्सीन की विकास प्रक्रिया को रफ्तार देना है। यह मिशन वैक्सीन के हिस्सों के विकास और शोध से लेकर उन्हें लाइसेंस दिलवाने और बाजार में उतारने तक में मदद करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कई वैक्सीन्स अपने ट्रायल के अंतिम चरण पर चल रही हैं। ऐसे में यह मिशन उन वैक्सीन्स के डोजेज की पर्याप्त आपूर्ति में भी मदद करेगा। इस मिशन के लिए सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस मिशन में वैक्सीन्स के प्री क्लिनिकल स्टेज से लेकर उसके विनिर्माण तक के लक्ष्य निहित हैं। जानकारों की माने तो मिशन का मकसद क्लिनिकल ट्रायल्स साइट्स को स्थापित करना है। साथ ही यह मिशन कोविड-19 वैक्सीन्स के विकास में लगी प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं को भी मजबूत करेगा। आपको बता दें कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग 10 वैक्सीन्स के विकास को सपोर्ट कर रहा है, जिनमें से 5 वैक्सीन्स ह्यूमन ट्रायल पर हैं। इसमें रूस की स्पुतनिक 5 भी शामिल है। दिल्ली बाल अधिकार पैनल ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में एक विशेष रिपोर्ट जमा कर दिल्ली सरकार की एक योजना में बदलाव किए जाने की बात कही है। पैनल का मानना है कि ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन जेल में हैं, उनकी स्थिति बदतर है और दिल्ली सरकार उनके लिए जो योजनाएं चला रही है वे नाकाफी हैं। रिपोर्ट में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पैनल ने 2014 की एक योजना बंदियों के बच्चों का वित्तीय पोषण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजना का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के शुरू होने के बाद से अभी तक बहुत कम बच्चों को ही इससे लाभ हुआ है। इन सभी बातों को देखते हुए आयोग ने इस योजना में बड़े सुधारों की सिफारिश की है। आपको बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की आजीविका, संरक्षण और विकास पर घोषणा एवं 1992 के बच्चों के अधिकारों पर अभिसमय के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए 2007 में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू किया गया था। यह कानून बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए राज्य आयोग का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय आयोग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दूसरे कानूनों के तहत दिए गए सुरक्षा तंत्रों का परीक्षण और समीक्षा करता है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलीज सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को महासागरों को मॉनिटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सैटेलाइट उन आने वाले मिशनों का हिस्सा है जिन्हें वैश्विक समुद्र स्तर में हो रहे बदलावों को मॉनिटर करने के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 1992 से लेकर अब तक कई सैटेलाइट्स इसी मकसद से भेजे गए हैं। टॉपएक्स, जैसन-1, OSTN या जैसन-2 इन्हीं कुछ सैटेलाइट्स में शामिल हैं। बात करें इस मिशन की तो इस मिशन को जैसन कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस नाम दिया गया है, जिसे महासागरों की गहराई को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन में 2 सैटेलाइट शामिल हैं, एक सेंटिनल-6 जिसे लॉन्च कर दिया गया और दूसरा सेंटिनल-6B जिसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को यूरोपीय स्पेस एजेंसी, नासा और दूसरी एजेंसीज ने मिलकर विकसित किया है। नासा के मुताबिक यह सैटेलाइट आने वाले समय में समुद्री स्तर का ऑब्जर्वेशन करेगा और वैश्विक समुद्र स्तर में होने वाली बढ़ोतरी का मापन करेगा। शुरुआती दौर में यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह तक पल्सेस भेजेगा और इस बात का मापन करेगा कि वे लौटने में कितना समय लेती हैं। इससे हमें यह पता लग सकेगा कि समुद्र सतह की गहराई क्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के डेटा से समुद्र विज्ञान को और बारीकी से समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे पास महासागरीय धाराओं, पवन और तरंगों की स्थिति का पता होगा।
लिहाजा यह डेटा आगे चलकर चक्रवात जैसी परिस्थितियों के लिए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और एल नीनो व लानीना जैसी घटनाओं की लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करने में मददगार होगा। नासा के मुताबिक सेंटिनल-6 जैसे सैटेलाइट का लॉन्च किया जाना इस मायने में ज़्यादा अहम है कि हम समुद्र की गहराइयों और महासागरीय धाराओं में होने वाले बदलावों को अच्छे से समझ सकेंगे और इससे यह पता लग सकेगा कि इन सभी का जलवायु पर क्या असर पड़ता है। हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के IRNSS को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक कंपोनेंट के तौर पर स्वीकार कर लिया है। अब IMO द्वारा हिंद महासागर में किए जाने वाले ऑपरेशन में IRNSS की भी भूमिका होगी। अब मर्चेंट जहाज किसी वस्तु की पोजीशन जानने के लिए GPS की तरह ही IRNSS का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि हिंद महासागर में ऑपरेशन के लिए जहाज़ों को 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 55 डिग्री पूर्वी देशांतर से 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैले क्षेत्र में भेजा जाएगा, जो GPS, IRNSS, ग्लोनास जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। भारत के लिए यह इस लिहाज से खास है कि भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसकी नौवहन तकनीक को IMO ने मान्यता दी है। इससे पहले अमेरिका के GPS, रूस के ग्लोनास और चीन के बेइदू को ही मान्यता दी गई है। IMO संयुक्त राष्ट्र की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जहाज़ों की सुरक्षा और उनसे होने वाले सामुद्रिक व वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकना IMO की जिम्मेदारी है। IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो यह भारत की नौवहन प्रणाली है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर भूस्थानिक पोजिशनिंग सूचना देने के लिए विकसित किया गया है। यह नौवहन प्रणाली यूजर्स को भारतीय सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक की भूस्थानिक पोजिशनिंग सूचना दे सकती है। चीन ने चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान हाल ही में भेजा। इस मिशन का उद्देश्य वहां से लूनर रॉक के नमूनों को धरती पर लाना है। यह मिशन आगे के अधिक जटिल मिशनों से पहले अंतरिक्ष से रिमोटली नमूने प्राप्त करने की चीन की क्षमता का परीक्षण करेगा। चोंग-5 प्रोब चंद्रमा से ऐसी सामग्री इकट्ठा करेगा जो वैज्ञानिकों को इसकी उत्पत्ति और निर्माण के बारे में समझने में मदद कर सके। आपको बता दें कि अगर यह मिशन सफल रहा तो अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चंद्रमा से रॉक नमूने लाने वाला चीन तीसरा देश बन जाएगा। इससे पहले अपोलो कार्यक्रम में अमेरिका ने 1969 से 1972 तक 6 उड़ानों में 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारा और साथ ही वहां से चट्टानों और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर ले आया। जबकि सोवियत संघ ने 1970 के दशक में 3 सफल रोबोटिक सैंपल रिटर्न मिशन भेजे थे। 1970 के दशक के बाद से अभी तक कोई और इस तरह का मिशन चंद्रमा के लिए नहीं भेजा गया है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर बीते दिनों प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सभी को जानकारी दी गई कि सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर ई-विन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है ताकि इसके सबसे ज़रूरतमंद लाभार्थियों को चुना जा सके और वैक्सीन वितरण नेटवर्क पर काम किया जा सके। ई-विन भारत में ही विकसित एक तकनीक है जिसे वैक्सीन स्टॉक्स का डिजिटलीकरण करने और एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए कोल्ड चेन नेटवर्क के तापमान को मॉनिटर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ई-विन को कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन लॉजिस्टिक्स के बेहतर प्रबंधन के लिए पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था। यह नेटवर्क वैक्सीन स्टॉक्स और सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर भंडारण तापमान पर रियल टाइम सूचना देकर सरकार के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। परियोजनाओं को जल्द से जल्द पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक EAC यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को अब महीने में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी और 2 बैठकों के बीच 15 दिनों से ज़्यादा का अंतराल भी नहीं होना चाहिए। वहीं अगर कोई प्रस्ताव कमेटी के सामने बैठक से 10 दिन पहले भी रखे जाते हैं तो उन पर भी कमेटी को विचार करना होगा। इससे पहले 15 दिन पूर्व आए प्रस्तावों पर ही विचार किया जाता था। मंजूरी से संबंधित मुद्दे या पूछताछ जो पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इम्पैक्ट असेसमेंट डिवीजन के जिम्मे थे, अब वह EAC ही देखेगी और कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभी मुद्दे कमेटी की बैठक में रखे गए हैं। नए दिशा निर्देशों को जारी करने के पीछे सरकार का मानना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ परियोजनाओं को जल्द से जल्द हरी झंडी दी जानी जरूरी है।
आपको बता दें कि किसी भी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की व्यवस्था पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में है। EIA में ही एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का जिक्र किया गया है, जो सरकार को सिफारिश करती है कि किसी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। EIA के तहत किसी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी पाने के लिए फिलहाल 4 चरणों की एक प्रक्रिया से गुजरना होता है: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, लोक परामर्श और अनुमोदन। स्क्रीनिंग में देखा जाता है कि जिस परियोजना के लिए आवेदन किया गया है क्या उसका आगे EIA किया जाना चाहिए। स्कोपिंग में EAC इस बात की जांच करती है कि वह परियोजना सभी मापदंडों पर खरी उतर रही है या नहीं। इसके आधार पर वह कमेटी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी करती है। तीसरे चरण में स्थानीय लोगों से परामर्श किया जाता है। इसके बाद आखिरी चरण में EAC फाइनल EIA रिपोर्ट और लोक परामर्श के नतीजों को आधार बनाते हुए परियोजना को मंजूर किए जाने या नहीं किए जाने की सिफारिश करती है। बीते दिनों महाराष्ट्र ने मुंबई में एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की घोषणा की। ऐसा प्रयोग करने वाला महाराष्ट्र देश का चौथा राज्य बन गया है। अन्य 3 राज्यों में तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। डिसैलिनेशन प्लांट सॉल्ट वाटर यानी लवण जल या खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलता है। ये प्लांट सी वाटर की पहुंच वाले स्थानों पर लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च सांद्रता वाले स्थानों पर बाह्य दबाव आरोपित किया जाता है, जिससे सॉल्ट और अन्य अशुद्धियों को एक मेम्ब्रेन के जरिए हटा दिया जाता है। गौरतलब है कि पीने के पानी की समस्या को देखते हुए ये प्लांट्स एक अच्छा विकल्प हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है उच्च लागत, क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है। दूसरी चुनौती है बाई प्रोडक्ट का डिस्पोजल। कई जगहों पर बाई प्रोडक्ट को वापस समुद्र में डाल दिया जाता है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वर्षा अभी तक सामान्य से कम रही है। इसकी वजह लानीना की स्थिति के साथ निम्न दाबीय पेटी का होना बताया जा रहा है। दरअसल भारत में 2 सीजन में बारिश होती है: दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से सितंबर के बीच देश में लगभग 75% बारिश होती है। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून से अक्टूबर से दिसंबर के बीच बारिश होती है। यह तुलनात्मक रूप से स्मॉल स्केल मानसून है, जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र तक ही सीमित है। इसे शीत मानसून भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, माहे और लक्षद्वीप के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन इस साल लानीना की स्थिति के कारण इस क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि लानीना मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है। आमतौर पर यह एल नीनो के बाद देखने को मिलती है। लानीना में समुद्र की सतह का तापमान कम हो जाता है। इस घटना के चलते बारिश में कमी देखी जाती है। AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी समस्या से लड़ने के लिए पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र के 3 संगठनों ने मिलकर एक नए वैश्विक समूह का गठन किया है। वैश्विक समूह का नाम वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन AMR है। इस समूह को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर गठित किया है। इस समूह में 20 सदस्य होंगे, जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और निजी क्षेत्र के लीडर्स शामिल होंगे। भारत के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण भी इसकी सदस्य हैं। बांग्लादेश और बारबाडोस की प्रधानमंत्री इस समूह की सह अध्यक्षता करेंगी। इस समूह का गठन IACG यानी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन AMR की सिफारिश पर किया गया है। IACG ने अप्रैल 2019 में अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासचिव को दी थी। IACG का गठन 2017 में AMR पर हुई संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किया था। यह समूह AMR के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया की निगरानी करेगा। वहीं AMR से जुड़े साक्ष्यों और विज्ञान पर निरंतर रिपोर्ट देना भी इस समूह का काम है। AMR एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में मौजूद बैक्टीरियाज आदि में एंटीबायोटिक्स आदि से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और ऐसे में कई मुख्य एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती और बीमारी फैलती जाती है। AMR की सबसे बड़ी वजह बिना डॉक्टर्स के सलाह से ही किसी भी छोटी मोटी बीमारी के लिए बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में सरकार ने एक नई कोशिश की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जेंडर सर्टिफिकेट के लिए एक ई पोर्टल लॉन्च किया है।
इस पोर्टल पर एक एफिडेविट के जरिए वे अपने जेंडर की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इसी आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जेंडर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के मुताबिक यह पोर्टल ट्रांसजेंडर्स को अपनी शिकायतें दर्ज करने और इस समुदाय का एक डेटाबेस बनाने में मदद करेगा। सरकार को उम्मीद है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति आगे आकर अपनी पहचान के मुताबिक पहचान पत्र हासिल कर सकेंगे। गौरतलब है कि द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में यह एक मुख्य प्रावधान था। इसके अलावा मंत्रालय हर राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शेल्टर होम्स खोलने का प्रावधान करेगा। बीते दिनों ऐसे पहले शेल्टर होम का गुजरात के बड़ोदरा में उद्घाटन किया गया था। तो आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप सेक्शन पर एक नजर। आज हम यहाँ आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैप के बारे में बताएंगे। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र। हमने आपसे पूछा था कि इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 देश शामिल हैं: जिबूती, सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया। इसके कुछ क्षेत्रों को सोमाली पेनिनसुला भी कहा जाता है। और अगर इसके प्राकृतिक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें इथोपियन प्लेटो, ओगाडेन डेजर्ट और सोमालिया और इरिट्रिया का तट शामिल है। इसकी तटरेखा की बात करें तो ये रेड सी, गल्फ ऑफ अदन और हिंद महासागर, यहाँ इंडियन ओशन है, इससे मिलती है। अब अगर इसमें शामिल देशों की सीमा की बात करें तो सबसे पहले हम जिबूती को देखते हैं। ये है जिबूती। इसके उत्तर में इरिट्रिया है, दक्षिण में सोमालिया है और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यहाँ ये इथोपिया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे देश पर जो है सोमालिया। ये पूरा क्षेत्र सोमालिया का है। इसके उत्तर में गल्फ ऑफ अदन है, यहाँ आप देख सकते हैं। पूर्व में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर है और इसके उत्तर पश्चिम में ये यहाँ जिबूती है। और अगर पश्चिम की बात करें यहाँ तो इसमें इथोपिया और ये इधर केन्या है। अब हम तीसरे देश पर आते हैं जो कि है इरिट्रिया। ये पूरा इरिट्रिया है और जैसा आप देख सकते हैं इसके इधर रेड सी है, तो ये अपनी एक लंबी तटरेखा रेड सी से साझा करता है। और इसके दक्षिण पूर्व में जिबूती है और दक्षिण में इथोपिया है। इसके पश्चिम में सूडान है। अब आते हैं हम अपने चौथे देश इथोपिया पर। ये है इथोपिया। ये पूरा हमारा इथोपिया है। इसके उत्तर में यहाँ आप देख सकते हैं इरिट्रिया है, उत्तर पूर्व में ये जिबूती है और पूर्व की बात करें तो पूर्व में ये सोमालिया है और इसके पश्चिम में यहाँ ये सूडान है और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दक्षिण सूडान और केन्या है। तो ये था हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मैप। तो आज हम आपको यहाँ जिस मैप के साथ छोड़कर जा रहे हैं वो है राजस्थान। दरअसल स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण के चलते ये राज्य चर्चा में है। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये राज्य किन किन राज्यों और देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अगले बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान के मैप से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आयस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। इस दिन 1949 में भारत के संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। हालांकि संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। पहला संविधान दिवस 2015 में मनाया गया। 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान दिवस के मौके पर माननीय राष्ट्रपति ने गुजरात के केवड़िया जाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इस बार के सम्मेलन की थीम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सद्भावनापूर्ण समन्वय जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक रही।
पिछले दिनों चक्रवात निवार के चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इन चक्रवातों की उत्पत्ति निम्न अक्षांशों पर गर्म महासागरों में बने निम्न वायुदाब क्षेत्र के कारण होती है। चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र में अत्यधिक तापमान के कारण आने वाली हवाएं ऊपर उठने लगती हैं और चक्रवात चक्षु का निर्माण होता है। हाल ही में पाकिस्तानी और इतालवी पुरातात्विक विशेषज्ञों ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के स्वात जिले के एक पहाड़ पर एक हिंदू मंदिर की खोज की है। लगभग 1300 साल पुराना यह भगवान विष्णु का मंदिर हिंदू शाही काल के दौरान हिंदुओं द्वारा बनाया गया था। हिंदू शाहिस या काबुल शाहिस एक हिंदू राजवंश था जिसने 850 से 1026 ईसा पूर्व के बीच काबुल घाटी यानी पूर्वी अफगानिस्तान, गांधार यानी आधुनिक पाकिस्तान और वर्तमान पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया था। पिछले दिनों भारत, थाईलैंड और सिंगापुर त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमेक्स 20 का दूसरा संस्करण और भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण अंडमान सागर में संपन्न हुआ। सिटमेक्स 20 के पहले संस्करण को भारतीय नौसेना द्वारा पिछले साल सितंबर में पोर्ट ब्लेयर में होस्ट किया गया था। सिटमेक्स श्रृंखला के अभ्यास का उद्देश्य आपसी विश्वास को मजबूत करना और क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सामान्य समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करना है। इसके अलावा इस दौरान भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी इंडो थाई कॉर्पेट का 30वां संस्करण भी आयोजित हुआ। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटानी समकक्ष लोटेत त्शेरिंग के साथ रुपे कार्ड फेज 2 का शुभारंभ किया। यह भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने पिछले साल अगस्त में संयुक्त रूप से परियोजना का फेज 1 शुरू किया था। न्यूयॉर्क के स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट को ग्लासगो में उनके पहले उपन्यास शगी बेन के लिए 2020 के बुकर पुरस्कार से नवाजा गया। अंतिम 6 लेखकों में से दुबई की भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी भी अपने पहले उपन्यास बर्न्ड शुगर के लिए शामिल रहीं। फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। यह अवार्ड किसी भी राष्ट्रीयता के लेखकों को दिया जा सकता है, हालांकि उनकी रचना अंग्रेजी में लिखी होनी चाहिए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान कंपनियों ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए तकनीकी विकास का प्रदर्शन भी किया। इसमें 75 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। इस बार के आयोजन की थीम सतत ऊर्जा अंतरण के लिए नवाचार है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत शादी, मिस रिप्रेजेंटेशन, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या अन्य कथित रूप से धोखाधड़ी से हुए धर्म परिवर्तन को शामिल किया गया है। कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ कम से कम 1 साल की जेल की सजा दी जाएगी। इस जेल की अवधि को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने लक्ष्मी विकास बैंक के डीबीएस इंडिया में विलय को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सरकार ने आरबीआई की सिफारिश के बाद लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीते दिनों उसे 1 महीने के लिए मोरेटोरियम में प्लेस कर दिया था। इस बैंक से निकासी की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए कर दी गई थी। इसके साथ ही आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस इंडिया में विलय किए जाने की सिफारिश भी की थी। इसके लिए सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का इस्तेमाल किया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलकर एसडीजी इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया। इसमें 6 महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्य आधारित क्षेत्रों में 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरियाज को शामिल किया गया है। पहचाने गए इन 18 क्षेत्रों में से 10 पहले से बड़े निवेश योग्य क्षेत्र हैं। इस मैप में 8 व्हाइट स्पेसेस की पहचान भी की गई है, जिनमें निवेशकों ने निवेश करने में रुचि दिखाई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने हनी एफपीओज कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के गठन और प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित किया गया था। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नेफेड ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। नेफेड को 1958 में स्थापित किया गया था और यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय MBBS और BDS सीटों के तहत एक नई कैटेगरी कोविड वॉरियर्स के वार्ड से उम्मीदवारों के चयन और नामांकन को मंजूरी दी है। वर्ष 2020-21 के लिए 5 केंद्रीय पूल MBBS सीटें इस श्रेणी के लिए आरक्षित की गई हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।